होता क्या है, Recording is on. Recording is on. लाइन कोड लिखे हुए हैं, ठीक है। और ये रहा एक ब्लॉक ऑफ कोड जो अभी एग्जीक्यूट नहीं होगा, थोड़ी देर बाद होगा। ऐसा हो सकता है, हाँ, जैसे वो सेट टाइम आउट फंक्शन था वो भी इसी तरीके का था। तो अभी एग्जीक्यूट नहीं, थोड़ी देर बाद होगा। फिर उसके बाद भी कुछ कोड हो सकते हैं। मल्टीपल्स कोड है, लाइन बाय लाइन कोड है। जेएस में जो कोड एग्जीक्यूट हो रहा था वो लाइन बाय लाइन ही हो रहा था और टॉप टू बॉटम की तरफ ही हो रहा था। सीक्वेंस वही था ना, सीक्वेंस तो वही था। जब यहां से हम शुरू किए सब कोड सीक्वेंस में एग्जीक्यूट हो रहा था, लेकिन ये वाली कोड अभी एग्जीक्यूट होगा क्या? नहीं। अगर सिंगल थ्रेड है, और सिंगल थ्रेड का क्या मीनिंग है, कोई और इसको एग्जीक्यूट नहीं करे, हमें मुझे ही करना। तो जब तुम यहां से एग्जीक्यूट नहीं करोगे, ये थोड़ी देर बाद होगा। अभी नहीं कि एग्जीक्यूट नहीं किए, इसको रन कर दिए, काम होगा अपना। लेकिन जब ये काम होगा, कोई तो इसको एग्जीक्यूट करेगा, कोई तो इसको एग्जीक्यूट करेगा। 2 सेकंड बाद एग्जीक्यूट होगा, तो कभी तो करना पड़ेगा ना। ठीक है, 2 सेकंड बाद एग्जीक्यूट होगा, जैसे जैसे टाइम मिलेगा ये एग्जीक्यूट करेगा। तो इसको अभी पेंडिंग छोड़ के आगे निकल गया। 2 सेकंड बाद करना था, तो 2 सेकंड वेट तो करेंगे नहीं, हम आगे निकल गए। तो ये वाली कोड का आउटपुट मिल जाएगा हमको। अभी रन करेंगे तो देखना ये होगा, उसके बाद ये हो जाएगा, ये बीच में अभी वेट करेगा। ये वेटिंग में जा चुका है। अब क्या होगा? पहली चीज तो मुझे कोई ऐसा होना चाहिए कि जो रिमेम्बर रखे कि भाई किसको हम छोड़ के आए हुए। अभी दोस्त को कहीं वेट करने के लिए बोल दोगे कि हम आ रहे हैं, इसको छोड़ के तब ले जाएंगे, तुमको याद तो होना चाहिए ना क्या किसी को छोड़ के आए। तो तुम्हें पहले ये तो पता होना चाहिए कि किसको छोड़ के आए, और कहीं पे जाकर तो वेट करे। एक पर्टिकुलर लोकेशन तो बता देंगे, हाँ यहाँ पे वेट करना, अगली बार आएंगे तो तुमको यहाँ से हम उठा लेंगे। होना चाहिए ना, रियल लाइफ में ही सोचो। दोस्त को वेट करने बोलोगे तो लोकेशन तो बताओगे ना। और जब जो तुम काम कर रहे थे तो उसको वेट करने बोले थे, तो तुम कुछ कर ही रहे होगे उस टाइम। तो तुम्हारा जब काम खत्म होगा तो तुम वहां जाके देखोगे कोई है या नहीं है, देखोगे ना। तो ठीक है, ऐसे हैं जो भी ब्राउजर्स हम लोग यूज करते हैं, हर एक ब्राउजर्स में हम समझ चुके थे कि जेएस को के कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए उसमें इंजन है। जेएस में जेएस के कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए ब्राउजर्स में इंजन है, सभी ब्राउजर्स में था। लगभग सभी ब्राउजर सपोर्ट करता ही है, ब्राउजर्स ही इसको हैंडल करता है। ये जो कोड्स थे असिंक्रोनस कोड, इन सब कोड्स को ब्राउजर्स हैंडल करता है। ब्राउजर्स का एक पार्ट होता है इवेंट हैंडलिंग, इवेंट हैंडल करता है वहां पे। उसमें क्या होता है, जो भी ऐसे कोड हैं, बहुत ज्यादा हम डीप में नहीं जाएंगे कि इंटरनली ये कैसे कर रहा है। डीप जाओगे तो ज्यादा कंफ्यूजन होगा, तो हम ये नहीं जाना चाहते। हाँ, तुम पढ़ना, ये नहीं बोल रहे कि नहीं पढ़ना, पहले धीरे धीरे पढ़ना है। देखो, जब कोई टॉपिक्स हार्ड लगे ना तो उसको पूरा कंप्लीट करने का ट्राई नहीं करना है कभी। और ये एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स में से आता है जेस, जहाँ पे तुम्हारा दिमाग घूमने वाला है। तो करना क्या है, थोड़ा सा आज पढ़ लिए, थोड़ा थोड़ा काम किए, फिर अगले दिन या 2 दिन बाद हम सोचे अच्छा एक बार और थोड़ा सा और डीप जाते हैं, थोड़ा थोड़ा करके जाना है। जब थोड़ा थोड़ा डीप करके जाओगे तो समझ आ जाएगा। मुझे खुद इसको समझने में बहुत टाइम लग गया था, इसीलिए पिछले बैच में इसको पढ़ाए नहीं थे। ओके, तो एक ही बार में नहीं जाना है। तो यहाँ पे जो है इवेंट हैंडलिंग लूप, ये क्या करेगा, इसी का काम होगा कि कौन से कोड एग्जीक्यूट हुआ है, कौन सा बाकी हैंडल करने का। ये सिर्फ और सिर्फ उसी को हैंडल करेगा जो बाद में एग्जीक्यूट होने वाला। तो जैसे ही हमें कोई ऐसा फंक्शंस मिलता है जो कि अभी एग्जीक्यूट नहीं, थोड़ी देर बाद एग्जीक्यूट होने वाला है, या असिंक्रोनस फंक्शंस है या कोई भी मिलता है, तो उसको एग्जीक्यूट करने के बाद उसको क्या करता है, सीधा डाल देते हैं हम उस इवेंट हैंडलिंग में। उस इवेंट हैंडलिंग जो जहाँ पे स्पेस था उसमें हम लोग डाल दिए, ठीक है। और जो हमारा जेएस का कोड था वो नॉर्मली एग्जीक्यूट होते हुए जाएगा, नीचे तक चले जाएगा। जब ये खत्म होगा, जब तक खत्म नहीं होगा, ध्यान से रखना, जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक इसमें जाके देखेगा नहीं कि उसमें क्या है। और जैसे ही ये खत्म हो जाएगा तो उसके बाद इसमें से निकालेगा, अच्छा हाँ अब एग्जीक्यूट करो इसको। समझ आया? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? उसके बाद ये आएगा, ऐसा ही होगा। और इसको हम एग्जीक्यूट करके अब दिखाते हैं क्या सच में ऐसा हो रहा है। तो बिल्कुल ऐसा ही होता है। कौन हैंडल कर रहा है? तो वहां पे इवेंट हैंडलिंग के लिए है ब्राउजर्स के अंदर में हमारा ब्राउजर्स हैंडल करता है, नॉर्मली हैंडल नहीं होता है। इसी को देखते हैं, थोड़ा सा इसको हम कमेंट कर देते हैं, इसको भी कमेंट्स कर दो। नॉर्मल कोड लिख रहे हैं, मान लो लॉग में लिखे 1 से लेके कुछ लिख देते हैं यहाँ पे 1 1 2 3। और इस बीच में हम थोड़ी देर के लिए उसको वेट करा देंगे, बीच में इसको हम बाद में रन कर देंगे 4 और 5 को, ठीक है।
अभी करेंगे तो 1 to 5 तक सीक्वेंस में जाएगा। हाँ बिल्कुल जाएगा, देख सकते हो अपने ब्राउजर्स पे अगर इसको रन कर दिए। कंसोल में 1 to 5 सीक्वेंस में आया नहीं, बिल्कुल आया। अब इस बीच में हम क्या करते हैं, एक सेट टाइम आउट फंक्शंस लगा देते हैं, पढ़े थे हम लोग सेट टाइम आउट, ये भी सेम उसी तरीके से काम करता है। इसको क्या चाहिए, एक फंक्शन चाहिए तो फंक्शन दे दिए, और इसमें भी हम क्या करते हैं, लॉक कर देते हैं, और इसमें जो लॉक करते हैं, सपोज करो 9 प्रिंट कर दिए, कुछ भी प्रिंट कर दिए रेंडमली। दूसरा आर्गुमेंट इसको क्या चाहिए था, टाइम, तो सपोज करो 1 सेकेंड बाद टाइम दिया, ठीक है, 1000 मिली सेकेंड बराबर 1 सेकेंड बाद टाइम दिए। ध्यान से नोटिस करना, मेरे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, अगर हम नॉर्मली सोचे तो नॉर्मली 1 प्रिंट होना चाहिए, 2 प्रिंट होना चाहिए, 3 प्रिंट होना चाहिए, और 1 सेकेंड वेट करना चाहिए। अगर हम नॉर्मली सोचे तो 1 सेकेंड वेट करना चाहिए, 9 प्रिंट करना चाहिए, फिर उसके बाद 4 और 5 प्रिंट होना चाहिए। अगर नॉर्मली सोचे तो हम ऐसे ही सोचेंगे, बट ऐसा होता नहीं है, और ऐसा आउटपुट आएगा भी नहीं। होगा क्या, 1 2 3 प्रिंट होगा, ये चले जाएगा उस इवेंट हैंडलिंग वाले में, जाओ वेट करो तुम, 4 और 5 एग्जीक्यूट हो जाएगा, और 1 सेकेंड वेट करने के बाद 9 आएगा। तो हमारा कोड का जो सीक्वेंस है वो रुकेगा नहीं, एग्जीक्यूट होते जाएगा, वेट नहीं कर रहा है। हुआ क्या, 1 से लेके 5 तक प्रिंट हो चुका है, और 9 वाले वेट कर रहा है। ऐसा नहीं हो कि 9 वहां पे बीच में आया, 4 और 5 वेट किया। समझ आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, समझ आया यहां तक। तो जो हम लोग वो फैच फंक्शंस को यूज करें, या कोई भी ऐसा एसिंक्रोनस फंक्शंस को यूज करें, तो उस केस में क्या होगा, ऐसा नहीं होगा कि उसके वजह से हमारा कोड वेट करेगा, आगे का कोड कंटिन्यू हो जाएगा, और वो जैसे जैसे वो सोल्व होगा तो लास्ट में आके वो अपना काम खत्म करेगा। ठीक है, एक और चीज देख लेते हैं, आप थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा बट ट्राई करना समझने का। उम्मीद करते हैं ये समझ आया होगा कि कैसे हो रहा है एग्जीक्यूशन। मान लो कि एक वेरिएबल हम बनाए लेट, बुलियंस के लिए बी बना लिए, और इसमें हम अभी रख दिए ट्रू। ठीक है, एक वाइल लूप चला लेते हैं यहाँ पे, और वाइल लूप में हम बोलते हैं कि जब तक बुलियंस ट्रू है तब तक क्या करना, तुम प्रिंट करते रहना मेरा नाम। मुझे बताओ, ये हमेशा प्रिंट करते रहेगा, रुकेगा भी नहीं, ये रुकने वाला तो नहीं है। अभी तो इनफाइनाइट लूप चला, लग नहीं रहा कि रुक रहा है। यहीं पे भी कर सकते थे, जेएस के अंदर में है ना। वो इनफाइनाइट लूप की वजह से वैसा ना हो कि हमको ब्राउज़र्स का क्लोज बच गया। इसको हम लेके चलते हैं उस पे, ठीक है। हाँ, अभी एक बार फॉल्स कर लेंगे, बाद में वहाँ पे हम ट्रू कर लेंगे। तो ठीक है, स्पेक्ट में आ गया, कंसोल में प्रिंट हो रहा है, इसको अब ट्रू कर लेते हैं। चले जा रहा है, हाँ या नहीं, बिल्कुल। अब यहाँ के हम फॉल्स कर देते हैं, फिर अभी ट्रू कर देंगे, यहाँ पे फॉल्स कर देंगे तो रुक गया होगा वो। भाई रुक जाओ, ये रिफ्रेश ही नहीं करने दे रहा है, क्योंकि इतना ट्रिगर्स कर दिया है कि हम क्या सोच रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि इंटरव्यू में तुमको फंसाने के लिए कर दे, ट्रू कर रखा है, उससे पहले एक लाइन लिख देते हैं सेट टाइम आउट का, और हम क्या बोले, एक फंक्शन ले लो यहाँ पे एरो फंक्शंस, और इस एरो फंक्शंस में क्या करना है, इस बुलियंस को फॉल्स कर देना, इस बुलियंस को क्या करना, फॉल्स कर देना। और कितने देर बाद, तो 1 सेकेंड बाद, 1 सेकेंड बाद ये फॉल्स कर देगा, बट अभी क्या करना, ट्रू कर देना। और इस कोड को देखो, और मुझे बताओ तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए इसमें। बोलोगे सर इसमें क्या होगा कि 1 सेकेंड तक ये इन्फिनाइट लूप चलेगा, और 1 सेकेंड बाद फॉल्स हो जाएगा, यही ना, बोलो। 1 सेकेंड बाद ये कोड एग्जीक्यूट होगा तो फॉल्स हो जाता था, मेरे अकॉर्डिंग तो यही है।
अभी ट्रू है, अभी चला के नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि प्रॉब्लम है कि चला रहे इन्फिनाइट लूप तो हमारा ब्राउजर हैंग करने जाता है क्योंकि मेमोरी फुल हो जा रहा है। ट्रू जैसे ही किए पहुंचा यहाँ पे, क्योंकि ये तो वेट करेगा, ये कहाँ चले जाएगा इवेंट हैंडलिंग के लिए, उस वाले कोड ब्लॉक में चले जाएगा, वहां वेट कर रहा है। उसमें से निकलता कब था, जब यहाँ कोड खत्म हो जाता है तो नॉर्मल जो कोड है सभी खत्म हो जाता है तो। और जैसे ही वाइल बी हुआ, वाइल बी में अभी क्या है ट्रू हो, तो ट्रू होती है इन्फिनाइट लूप चले जा रहा है, इन्फिनाइट लूप चले जा रहा है। अब ये खत्म होगा तभी तो इसमें से निकाल के आएगा, देखने जाएगा कि उधर कोई वेट कर रहा है कि नहीं, इसका काम कभी खत्म होगा नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कभी खत्म ही नहीं होगा, इन्फिनाइट लूप ही है। तो अगर इस तरीके का कोई कोड मिल रहा है तो तुम्हें ध्यान रहना चाहिए और समझ में आना चाहिए कि ये इन्फिनाइट लूप ही है। ये सेट टाइम आउट ऐसा नहीं कि जीएस के अंदर से 1 सेकंड बाद निकल के तुमको फॉल्स कर देगा, ये फॉल्स तब करता जब वहां पे खत्म हो चुका होता कोड, ये खत्म ही नहीं होने देगा कभी। जब किसी को वेट करने बोले हो और तुम्हारा काम ही खत्म नहीं हो रहा तो जाओगे कैसे, और कोई तुमको लूप में फंसा दिया, तुम्हारा काम ही खत्म नहीं हो रहा है, तब तो वो वेट करते ही रह जाएगा। ये केस हो सकते हैं, ठीक है। इस तरीके का कोड जब आए तो समझ आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं। इंटरव्यू का वैसे ये क्वेश्चन है, पूछा जाता है बहुत बार, तो हम अगर डीप नहीं जानते रहते तो हर बार में गड़बड़ करके आते हैं, बोलते हैं हाँ 1 सेकंड बाद फॉल्स हो जाएगा, जो कि शायद थोड़ा देर पहले अगर हम पूछते तो यही जवाब देने वाले थे तुम लोग, 1 सेकंड बाद फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि यही तो समझे थे कि सेट टाइम आउट फंक्शन 1 सेकंड बाद कंप्लीट करना। ठीक है, ऐसे फैच फंक्शंस वगैरह भी होंगे, कब ट्रिगर्स होंगे ये, जैसे ही वहां पे कोड्स खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए ध्यान से देखना, जब तुम लोग करते होगे और बाकी कोड से लिखना जेएस का, तो वो सब एग्जीक्यूट हो गया होगा, और जो लोड होने वाला काम वो धीरे धीरे हो रहा है, लास्ट में लोड होने वाला काम जो था वो धीरे धीरे हो रहा होगा। इसको इनेबल करते हैं और आते हैं, एक बार थोड़ा सा सीएसएस लगा देते हैं। इसको ओपन कर लेते हैं। इमेज टैग इतना, अच्छा ये डॉक्यूमेंट्स को डिसेबल कर दिए थे क्या, बहुत छोटा हो गया, यही था। जैसे ही रिफ्रेश कर रहे हैं देखो एक साथ सब नहीं आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है। जब वो ट्रिगर, उससे पहले कोई और कोड लिखते तो वो हो चुका होता। क्यों हो चुका होता, क्योंकि पहले वो होगा, ये सब बाद में होगा, वो ये वेटिंग में चले जाता है। ऐसा कोई भी फंक्शन जो अभी नहीं चल रहा उसको वेटिंग में डाल देते हैं। इंस्पेक्ट में आओगे और यहाँ पे हम लोग को नेटवर्क का ऑप्शन था, देखते होगे। नेटवर्क का भी कुछ काम है यहाँ पे, नेटवर्क से रिलेटेड बहुत सारे काम से यहाँ पे कर सकते हैं, किससे कनेक्टेड है, क्या है, कितना स्पीड दे रहा है, सब यहाँ से देख सकते हैं। राइट क्लिक करो और एक बार इसको रिफ्रेश करो, कुछ खास दिखेगा तुम्हें। एक मिनट फिर से रन कर लेंगे नेटवर्क, और रिफ्रेश कैसे करने के, वैसे यहाँ पे देख सकते हो स्टेटस कोड आ चुका था पिछले वाले रविवार में, कैंसिल हो चुका है, एरर्स आ गया तो कैंसिल हो गया। कितना टाइम लगा वो उस टाइम भी बता रहा है क्या, पूरा डिटेल्स यहाँ पे आ रहा है, कैसा है नहीं है। फिर यहाँ पे किस तरीके से कितने सेकंड में काम हो, वो सब चीज यहाँ पे दिख जाता है। हमें यहाँ पे कुछ और करना था, वो करने के लिए एक बार हम रिफ्रेश अब नहीं करेंगे क्योंकि गड़बड़ हो जा रहा है रिफ्रेश करने में। इंस्पेक्ट में हम पहुंचे, नेटवर्क पे पूरा डिटेल्स दिख रहा था। ऑफलाइन को 4G कर देने एक बार, हाँ ठीक, वो ऑफलाइन था तो इसीलिए। अभी क्या देखेंगे, यहाँ पे हम ये चेक कर सकते हैं किस एस्टिमेट में जा रहा था, ये ऑफलाइन था तो शायद इसीलिए रिफ्रेश जैसे ही किए गड़बड़ हो जा रहा था, इंटरनेट इशू चला गया। हम यहाँ से चेक कर सकते हैं कि अगर नेटवर्क स्लो हो तो कैसा होगा, जैसे लोडिंग फंक्शंस वगैरह देना होता है, नेटवर्क इशू होता है तो हम लोग क्या करते हैं, घुमा देते हैं वहाँ। अब कुछ ज्यादा ही स्लो होता है तो नो इंटरनेट जैसे अभी दे दिया। हम लोग वो सारी फंक्शनलिटी चेक कर सकते हैं अपने ब्राउज़र से, वो नेटवर्क सेक्शन में आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, ऑफलाइन को अब कर देते हैं फास्टेस्ट 4G, और जैसे ही ये करेंगे और रिफ्रेश करेंगे तो हो गया ना।
आ गया, बहुत जल्दी रीड कर लिया। और क्या क्या रीड किया पूरा दिखा रहा है यहाँ पे, किसको कितना टाइम लगा, नहीं लगा, क्या लगा, मिली सेकेंड में लगता है एग्जीक्यूट करने में। इसी को हम क्या बोले, अच्छा 3G पे आ जाओ, थोड़ा सा स्लो, तो जैसे स्लो करेंगे तो अब देखना धीरे से आएगा, आएगा डेटा अभी भी आएगा, आराम से आएगा, थोड़ा सा घूमते घूमते आएगा। आ रहा है क्या? तो हम अगर मान लो कि लोडिंग फंक्शन देना चाहते हैं, हमें तो नहीं पता कि यूजर्स का कैसा है, इंटरनेट नहीं है, तो हम चाहते थे कि जब इंटरनेट स्लो हो तो दिए तो फंक्शनलिटी यूज भी तो करना होगा। वो सारे ब्राउजर से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे पूरा हम लोग मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे कि क्या हमें करना है, नेटवर्क से रिलेटेड काम यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। जैसे एप्लीकेशंस में वो सब चीजें मैनेज कर रहे थे, ऐसे हम नेटवर्क में हम नेटवर्क से रिलेटेड मैनेज करेंगे। ठीक है, आगे चल के हमें बहुत ज्यादा यूज करना पड़ेगा कहीं, क्योंकि जब जब एपीआई यूज करेंगे यहाँ पे हमें डेटा देखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अभी CSS फाइल हम वहां से रीड करते तो वो कितना टाइम लगा नहीं लगा पूरा दिख जाता है यहाँ पे। जैसे वहां से अभी a.html से आ रहा था, अभी तो हम लोग का जो डेटा आ रहा है अपने ही सर्वर से आ रहा है, मतलब नॉर्मल आ रहा है ना, पर जो एक्चुअल आएगा वो तो सर्वर से आएगा। तो जब बैकएंड्स करोगे, सर्वर से कनेक्ट करोगे, तो वहां भी ये करके बेटर तरीके से देख सकते हो। ठीक है, देखो कहाँ क्या किया हम, फैच पूरा डिटेल्स बताएगा क्या हुआ वहां पे। नहीं, नेटवर्क सेक्शन में हम क्या कर सकते हैं, नेटवर्क से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेके आ सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। डेटा हम फैच करने के लिए सीख लिए, लेकिन ये जो फैच फंक्शंस होगा कब एग्जीक्यूट होगा, जैसे ही बाकी जेएस के कोड एग्जीक्यूट हो चुका होगा। तो जेएस के कोड को हम नीचे इसीलिए लिख रहे थे ताकि ऊपर सीएसएस वगैरह पहले लग जाए, ऐसा ना हो कि जेएस आ जाए सीएसएस बाद में लगे, इसीलिए नीचे लिख रहे थे। अब प्रॉब्लम ये है कि अभी तो हम एक ही बार लिखे थे, तो ये 2 बार तो लिखे हैं, देन इसी को बोले थे चेन, बोले थे ना, प्रोमिस चेन। तो प्रोमिसेस का चेन बनाए थे, इसको हम हैंडल करने के लिए ना एक बेहतर तरीका यूज कर सकते हैं, और वो है असिंक और अवेट। क्या नाम है उसका, असिंक और अवेट। अच्छा, इस काम को हम एक फंक्शंस के अंदर में डाल सकते हैं क्या, एक फंक्शंस बना लेते हैं लोड डेटा के नाम से। क्या किए, एक फंक्शंस बना दिया हम लोड डेटा के नाम से, और इसको इस फंक्शंस के अंदर में डाल दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अभी डेटा आएगा कि नहीं मुझे ये बताओ, फंक्शंस को कॉल नहीं किया तो डेटा कहाँ से आएगा, तो हम कॉल भी कर लेते हैं, ऊपर नीचे कैसे भी कर सकते हैं। तो लोड डेटा को हम लोग कॉल कर लेते, आ जाएगा। इस फंक्शंस को हम फिर से लिख रहे हैं क्योंकि वो रहने देते हैं, और इस बार यूज करना चाहते हैं असिंक अवेट। क्या होता है असिंक अवेट, बोला जब आप प्रोमिसेस यूज कीजिएगा ना, तो प्रोमिसेस में आप देन के थ्रू जब लिख रहे हैं ना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आपको मैनेज करने में, क्योंकि अगर प्रोमिस चेन यूज कर रहे हैं तो उसमें ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकता है। बार बार देन 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 कैच यूज करेंगे तो कैच भी यूज नहीं किया, प्रॉब्लम्स हो सकता है। तो एक काम कीजिएगा, आप असिंक अवेट का यूज कर सकते हैं। असिंक अवेट इसी को स्टैंडर्ड वे में हैंडल करता है, और उसके कोड को आप देखिएगा तो रीडेबिलिटी आसान हो जाएगा, लिखने में आसान होगा, आपको काम करना आसान होगा। कैसे आसान होगा, तो जो फंक्शंस आप यूज कर रहे हैं और जहां पे भी आपको लग रहा है कि वो प्रोमिस रिटर्न कर रहा है, तो वहां पे आप अवेट के थ्रू यूज कर सकते हैं। और अवेट के थ्रू कीजिएगा तो प्रोमिस नहीं, वो प्रोमिस से डायरेक्ट डेटा निकाल के दे देगा। क्या करेगा, डायरेक्ट डेटा निकाल के दे देगा। तो कुछ इस प्रकार से, जैसे यहाँ पे क्या हुआ, रिस्पॉन्स निकाले, और वो कहाँ, वो प्रोमिस में जाता था, फिर प्रोमिस में से निकालते थे एक करके। बोला यही जब करना था आपको, तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें अवेट को यूज कर सकते थे। जैसे ये क्या रिटर्न कर रहा था, रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट, तो हम बोले रिस्पॉन्स कर रहा था तो रिस्पॉन्स में रख लीजिए। तो बोलोगे सर ये रिटर्न जो कर रहा था ये तो प्रॉमिस रिटर्न कर रहा था। नहीं, प्रॉमिस में से डायरेक्ट डेटा निकाल सकते हैं, इसके लिए बस यहाँ पे लिख देना होगा अवेट। अवेट क्या बताएगा यहाँ पे, कि हम वेट कर रहे हैं जब तक ये सोल्व नहीं होगा। वही भी प्रॉमिस भी तो यही बता रहा था कि जब सोल्व होगा तो ये जो फंक्शंस का कोड है आगे वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा, वेट करेगा जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा। प्रॉमिस में तो यही होता था कि देन में तब जाते थे जब सोल्व हो जाता था, तो ये अवेट वही करेगा, वेट करवाएगा जब तक कि हमारा ये सोल्व नहीं हो जाता। जैसे ही सोल्व होगा तो रिस्पॉन्स का नॉर्मल ऑब्जेक्ट मिलेगा, और रिस्पॉन्स के साथ नॉर्मली हम काम कर सकते हैं जो भी करना था। ये जो जेसन है ये भी हमारा क्या कर रिटर्न करता था, प्रॉमिस ही रिटर्न करता था। तो अगेन हम क्या कर सकते हैं, ये जो डेटा है इस डेटा को डायरेक्ट हम एक वेरिएबल्स में ले लेते हैं, लेट डेटा इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट जेसन, इसको कॉल करेंगे तो ये भी हमको एक डेटा रिटर्न कर देता था। तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा हमको,
बार बार प्रोमिस तो हैंडल नहीं करना पड़ेगा। देखो दोनों में से कौन सा कोड आसान लग रहा है? देखने में तो पहले वाला आसान लग रहा, क्योंकि अभी इन दोनों को रिमूव करने वाले हैं। नॉर्मल कोड जैसे लग रहा है, बिल्कुल लग रहा होगा। यहाँ पे एक वेरिएबल बना लिया। अब डेटा डॉट, ठीक है, यहाँ पे अब इन सब को हटा दो जो एक्स्ट्रा आ चुका होगा। ये बन गया इसका, ये क्लोज हो गया। ठीक, ये किसका है? हाँ ठीक, ये फंक्शंस के लिए सही है। बट जब हम अवेट लिखे, अच्छा यहाँ पे भी अवेट लिखना होगा, क्योंकि ये भी रिटर्न क्या करता था? प्रोमिसेस। तो अवेट लिखना पड़ेगा यहाँ पे, अवेट लिख दिए। बट जब जब अवेट लिख रहे हैं एरर दे रहा है, देख लो। और जब इस पे लेके जाओगे तो बोलेगा कि अवेट यहाँ पे आप नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि अवेट सिर्फ और सिर्फ असिंक्रोनस फंक्शंस में लिख सकते हैं, कहीं पे भी आप नहीं लिख सकते। आप ये बताइए ना कि ये फंक्शंस आपका असिंक्रोनस फंक्शंस है, मतलब ये जो लोड डेटा है ये आपका नॉर्मल फंक्शंस नहीं है, क्योंकि इसको देखने के बाद तो हमको लगेगा नॉर्मल है, अभी एग्जीक्यूट करो। असिंक्रोनस फंक्शन से बताना पड़ेगा ना। तो असिंक्रोनस फंक्शंस बनाने के लिए हमारे पास एक कीवर्ड है जेएस में, असिंक। क्या नाम है? असिंक। तो आप अवेट कीवर्ड वहीं पे यूज कर सकते हैं जब फंक्शंस हमारा असिंक होगा, ये याद रहेगा। क्यों? क्योंकि अवेट वेटिंग करने के लिए बोलता था, तो वेट तो करेगा, लेकिन ये फंक्शंस के अंदर में जब हम अवेट लिखें वेट करने वाला है, तो इसका मतलब अभी एग्जीक्यूट नहीं होगा। नहीं होगा तो इस फंक्शंस को असिंक्रोनस फंक्शंस बताना होगा, तो असिंक कीवर्ड के थ्रू बता दिए। पहले वाले कोड भी वही काम कर रहा था, सेकंड वाले कोड भी वही काम कर रहा था, अभी भी आउटपुट सेम ही आएगा, कोई डिफरेंसेज नहीं रहेगा। बट ध्यान से देखो तो दोनों कोड में रीडेबिलिटी कौन सा बेटर लग रहा है? जो तुम्हें अच्छा लग रहा है तुम कर सकते हो, दोनों तरीके से हम लोग काम करते हैं, दोनों सेम ही काम कर रहे हैं। फैक्ट्स नॉर्मली देन से सही लग रहा है तो ठीक है, नहीं अगर ऐसे ही ठीक लग रहा है तो ये भी ठीक है। जो पसंद पड़ रहा है तुम यूज कर सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है? पक्का नहीं है? अगर इसमें कैच करना होता था तो यहाँ पे लिख देते डॉट कैच, हाँ या नहीं? फिर एरर आता था इसमें, और इस एरर्स को हम लोग प्रिंट कर देते थे, या जो भी करना होता था ऐसे ही करते थे ना। याद करो, कैच ऐसे ही हैंडल करना बोले, बोलोगे यहाँ तो सर देन आया नहीं, अब कैच कैसे करें? फिर से हम इसको कमेंट कर दे रहे हैं, बोलोगे यहाँ तो देन आया नहीं, कैच कैसे करें? तो इसको एंटर करने के लिए हम नॉर्मल तरीका यूज करते हैं, और वो है ट्राई और कैच का। जावा पढ़े हो तो पता ही होगा ट्राई कैच क्या होता है, नहीं पढ़े तो यहाँ पे देख लो क्या होता है। हमको किस पे सकता है? इन्हीं दोनों पे ना। तो जिसके लिए लिखना है उसके लिए ट्राई कैच लिख दिया करो, ठीक है। इस कोड को लिख देते हैं ट्राई ब्लॉक के अंदर में, पूरे को लिख देंगे अभी हम फिलहाल तो। ये सारा काम कर दो ट्राई के अंदर में, ठीक है। कैच लिखो, और कैच में वही एरर को कैच कर लेंगे, और प्रिंट करना है तो प्रिंट कर दो ई को। हमको लगता है ये आसान लग रहा होगा, अगर ये आसान लग रहा है तो यही यूज करो। तो असिंक और अवेट में हम लोग एक्सेप्शंस को हैंडल कैसे करेंगे, जो एरर्स है उसको कैसे हैंडल करेंगे? ट्राई कैच के थ्रू। तो यहाँ पे ट्राई ब्लॉक के थ्रू लिखो, ट्राई ब्लॉक के अंदर में वो कोड लिखेंगे जिसपे हमें शक होगा, रिस्की कोड को लिखते हैं। तो इसी पे तो शक था कि ये सक्सेसफुल होगा कि नहीं हमें नहीं पता, तो सक्सेसफुल हुआ तो सीधा डेटा रिस्पॉन्स में दे दिया, अगर अनसक्सेसफुल हुआ तो एरर्स को यहाँ पे भेज दिया, लो एरर्स के साथ जो करना। यहाँ पे भी वही हो रहा था, अगर यही कोड तुम्हें अच्छा लग रहा तो तुम इसी के साथ आगे बढ़ सकते हो, नहीं तो इसके साथ आगे बढ़ सकते हो। मुझे ये पसंद पड़ता है तो हम ये लिखते हैं, तुमको जो अच्छा लगता हो। वैसे अभी फॉर्मली देखे तो यही अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े कोड्स में इस तरीके से हैंडल करना आसान होगा। क्योंकि अगर चेनिंग हुआ तो पता नहीं कितना दिन आ रहा है, कहां से कौन सा दिन में जा रहे हैं हमको समझ ही नहीं आएगा, ठीक है। तो एक बार वोटिंग करके बता ही दो हमको किसको किसको कौन सा पसंद है, प्रोमिस पसंद आ रहा है या असिंक और अवेट के थ्रू हैंडल करना अच्छा लग रहा है। दोनों में सेम ही केस होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डेटा हमारा वैसे ही है, देख सकते हो डेटा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डेटा अभी भी लोड हो रहा है, बट कोड लिखने और रीड करने में रीडेबिलिटी आसान हो जाता है हमारा। तो असिंक और अवेट के थ्रू अगर हम लिखते हैं तो लिखने में भी हमारे लिए आसान है, देखो कितना नॉर्मल लग रहा है एकदम नॉर्मल कोड के जैसे, और रीडेबिलिटी भी आसान होगा कि क्या हो रहा है समझ में। इसमें थोड़ा सा मुश्किल होता है, कॉम्प्लिकेटेड लगता है, पता ही नहीं चल रहा है कहाँ देना है, कहाँ कौन सा एरो फंक्शन बनाए, क्या किए, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं लग रहा है? कितनी ब्रैकेट्स आ गए, हाँ पहले वो पढ़ लियो ना तो नहीं लग सकता,
बट ध्यान से देखो तो इसमें बहुत कम हमको एरो फंक्शंस वगैरह कुछ बनाने नहीं पड़ा, नॉर्मल बना हुआ है। नहीं है बिल्कुल। पहले वाला कहाँ से इजी लग रहा है, पहले वाला हार्ड लग रहा है। अब यहाँ पे फोर लूप नॉर्मल चला देते तो और ये भी ब्रैकेट्स आ जाता, पूरा ब्रैकेट्स ही नहीं दिखता। ऑनलाइन में बताना तुम लोग को कौन सा आसान लगा। सुप्रिया कौन सा आसान लगा? प्रोमिस ही, हम वही लिखेंगे, हमें तो दोनों आता है। सर सेकंड वाला। सेकंड। सत्यम जी कौन सा आसान लगा? तुम बोलना दोनों में से कोई आसान नहीं है सर। ठीक है, आगे से हम करेंगे तो दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, हो सकता है दोनों यूज कर दे, दोनों कमेंट्स कर दिया करेंगे। मुस्कान तुम बताओ। सेकंड ही ठीक है सर। ठीक है, तो सेकंड ही अक्सर यूज करेंगे हम लोग। सेकंड में आसान है वैसे, अभी अगर इस कोड को हम थोड़ा सा और मिनिमाइज कर दें, शायद पिछले क्लास में किए भी थे फोर लूप के साथ नॉर्मली, तो और आसान हो जाएगा। जैसे किए थे फोर लेट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन डेटा डॉट रेसिपी डॉट लेंथ, याद है? डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। और इस कोड में हम लोग क्या कर रहे थे, अब और आसान हो जाएगा। देखो डॉलर रेसिपी डॉट डेटा डॉट रेसिपी, बस उसमें क्या कर रहे थे, आई को आ जाना चाहिए। देखो कितना नॉर्मल लग रहा है ये कोड्स। तभी ये हम लोग एनोनिमस फंक्शंस यूज कर लिए थे फॉर ईच में, तो इसलिए ऐसा लग रहा था। अभी देखो कितना नॉर्मल लग रहा है, कोड देखने में आसान लग रहा है, पढ़ोगे तो समझ में भी आएगा। हाँ तो वो कर रखे हो तो वो आसान लग रहा है, अगर इसको करोगे तो ये आसान हो जाएगा। देखने में कौन आसान लग रहा है, कोड किस में कम लग रहा है? इसमें लग रहा होगा। बहुत ज्यादा ब्रैकेट्स के चक्कर में कंफ्यूज तो नहीं हो गए। वैसे स्टैंडर्ड अभी है कि असिंक और अवेट को ही यूज करो, तो असिंक और अवेट को ही यूज करना। कुछ खास नहीं है असिंक और अवेट में, प्रोमिस को भी बेहतर तरीके से हैंडल करने के लिए आया हुआ है। क्योंकि प्रोमिस को जब हम हैंडल करते हैं और प्रोमिस चेन आता है तो बैक टू बैक देन देन लिखना पड़ जाता है मुझे, तो उसी को हैंडल करने के लिए कितना देन लिखते रहोगे, आराम से लिखो ना, वेट अवेट हो जाएगा काम खत्म। ठीक है, डेटा आ चुका है, कार्ड बनाने दिए थे बना लिए हो। रिकॉर्डिंग बंद करो और तुम लोग अपना अपना स्क्रीन शेयर कर करके सब दिखाओ मुझे कौन कौन कार्ड बनाए। बस पढ़ाते जाएंगे कि तुम लोग दिखाओगे।